प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। झारग्राम में थे, वहां उन्होंने एक दुकान में झालमुड़ी खाई, लेकिन इस झालमुड़ी के बाद कई लोगों को झाल लग गई है। झाल मतलब मिर्ची लग गई है, लेकिन ये मिर्ची किसके लिए तीखी है और किसके लिए तीखी नहीं है, क्योंकि मिर्ची मीठी तो हो नहीं सकती। बीजेपी के लिए या ममता बनर्जी के लिए, ये इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो मेरे बगल में देख ही रहे हैं, पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे बात करूंगी। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुड़ी? आप कितने का नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ झालमुड़ी खाएंगे? हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ हाँ हाँ, प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। दरअसल प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में रोज सभाएं कर रहे हैं और अब चुनाव की तारीखें नजदीक आ गई हैं। जो चुनाव है वो 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को है और 4 मई को वोटों की गिनती होगी। 294 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जिस दुकानदार से मिले, उसका नाम विक्रम शॉ है, उससे उन्होंने कहा झालमुड़ी खिलाओ। उसने पूछा प्याज खाते हैं? उन्होंने कहा हाँ खाता हूं, सब खाता हूं, बस दिमाग नहीं खाता। अब इसके बाद जो वहां पे लोग खड़े हुए थे वो हंसने लगे। आपने अगर वीडियो ध्यान से ये देख रहे हैं तो आपको दिखा होगा महिलाएं हैं। मैंने भी पश्चिम बंगाल कवर किया था पिछली बार, 4 महीने तक बंगाल में रही थी। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता महिलाओं के बीच जो है ना, वो देखने वाली होती है। मतलब प्रधानमंत्री की सभा में महिलाओं की संख्या इतनी होती है कि आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। वाकई ऐसा होता है। और ये देखिए, यहाँ पे भी लोग शायद ये देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, लेकिन आप देखिए चारों तरफ ज्यादातर महिलाएं ही नजर आ रही। प्रधानमंत्री उनसे कुछ कुछ ऐसे बात भी कर रहे हैं। उसके बाद झालमुड़ी वाले से उनकी बात हुई, पूछा कितना कमा लेते हो, कहाँ के हो? उसने कहा 10,000-1200 रुपए कमा लेता हूं और बिहार का रहने वाला हूं। उनके माता पिता के बारे में पूछा। लेकिन अब चुनाव पे लौटते हैं, जो कि सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। पिछली बार के अगर वोटों के अंतर का बात करें तो बीजेपी और टीएमसी में 10% का अंतर था। टीएमसी को 48.5% वोट मिला था और बीजेपी को 38.4%, यानी तकरीबन 10% का अंतर था। कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय तक राज कर चुकी है, 31 साल तक, उसे 3.1% वोट मिला और सीपीएम जो 34 साल तक राज कर चुकी, उसे मात्र 4.8% वोट मिला था। लेकिन अब ये चुनाव किस तरफ जाएगा, ये जो 6 का तड़का है, ये आपको बताएगा। इसीलिए विस्तार से इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा। ममता बनर्जी मंच से ही अधिकारियों को धमका रही हैं। ये नई बात नहीं है, लेकिन अब जब चुनाव एकदम नजदीक है, वो अधिकारियों को धमका रही हैं। कह रही हैं बीजेपी कल यहां नहीं रहेगी, ध्यान रखें, मुझे सब पता है, आपका नाम, आपका ठिकाना, आपका पता, आपका काम। चुनाव में आप लोग ठीक से काम नहीं किया तो मुझे सबका इतिहास पता है। पश्चिम बंगाल में अब जब ममता बनर्जी ये करें तो जाहिर सी बात है उनके समर्थक भी वही करेंगे। सोचिए, आपने सुना है किसी मुख्यमंत्री को कि खुलेआम ऐसे धमकाते हुए? एक दो चीजें होती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री डायरेक्ट कभी नहीं। आपने एक दो लोगों को देखा होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के कुछ उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा था ऐसी चीजें, लेकिन आप अमूमन ऐसा नहीं सुनेंगे। लेकिन मंच से मुख्यमंत्री इस तरह से धमकाती हैं अधिकारियों को। और उनके समर्थक क्या कहते हैं? समर्थक कहते हैं हमको पता है कि कौन किसको वोट दे रहा है, सुबह जाकर अपना वोट डाला ना, तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में है, ध्यान रहे वोट टीएमसी को ही डालना है, हम देख लेंगे वोट कहां गया है, तुमने ईवीएम में कौन सा बटन दबाया है, हमें सब पता चल जाएगा, नतीजे आने के बाद हमें सब जानकारी मिल जाएगी। मतलब ये धमका रहे हैं, जबकि किसने किसको वोट दिया ये पता नहीं लगता। लेकिन एक चीज बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए कही जाती है कि वहां पर एक अलग तरह का वो लगा देते हैं, सुगंध लगा देते हैं उस मतदान का जो मशीन होती है, ईवीएम मशीन होती है उसमें, और अगर आप वो दबाते हो तो वो उंगली में महक आ जाती है। लेकिन इस बार खैर ये सब मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि इस बार पुलिस को भी नहीं दिया गया, क्योंकि पुलिस जो है पश्चिम बंगाल की, वो एक तरह से कहिए सरकार के साथ मिलकर ही वहां पर काम कर रही थी। और आप देखिए इस वक्त सारे जो प्रवासी लोग हैं वो आपको जाते हुए दिखेंगे। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा,
इसके अलावा और कई जगहों पे गुजरात, यहाँ से बहुत भारी संख्या में जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो जा रहे हैं। उनको फोन आए, कई लोगों को फोन आया, महाराष्ट्र, हर जगह हैं यहाँ के लोग जो काम करते हैं। फोन आया है बहुत लोगों को, बहुत लोगों ने बताया है कि उन्हें फोन आया, उनसे कहा गया है कि आके वोट डाल दो, नहीं तो तुम्हारा वोट कट जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, वोटिंग नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप वहां के रहने वाले हैं, आपका वहां का पता है, हाँ अगर आप लंबे समय से नहीं रह रहे हैं, उस पते पर नहीं मिलते हैं, तो वोट कट सकता है। तो लोगों को डराया जा रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है कि आके वोट डालो नहीं तो तुम्हारा नाम कट जाएगा, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भाई तुम वोट किसको दोगे ये हमको पता चल जाएगा, ये मत सोचना पता नहीं चलेगा। और ये बीजेपी कल को नहीं रहेगी, ये सुरक्षा एजेंसियां नहीं रहेंगी, उसके बाद हम ही रहेंगे। अब कहा तो ये गया है कि 6 महीने बाद तक उसके बाद केंद्रीय एजेंसियां रहेंगी, अब पता नहीं किस तरह से रहेंगी। लेकिन 6 जो कारण है, 6 जो तड़का है 6 का, उसकी बात अब मैं करती हूँ। सबसे पहले जो बंगाल का चुनाव और जगहों के चुनाव से क्यों अलग है, क्योंकि बंगाल में अभी भी चुनावी हिंसा होती है। चुनावी हिंसा का इतिहास है जो पूरे देश में कहीं नहीं होता। बंगाल में आप जाइए, आप बात करिए, किसी भी व्यक्ति से बात करिए, दुकानदार से बात करिए, अगर वो टीएमसी का वोटर नहीं है तो वो नहीं बोलेगा, बीजेपी का वोटर है तो वो नहीं बोलेगा। इतना डर है। आप जाइए दुकान में, कहेंगे नहीं मैडम आप जाइए, आपको पता नहीं है हमारे साथ क्या होगा, फिर आप तो चली जाएंगी। ये होता है और ये हुआ 2021 के चुनाव के बाद, हम सबने ये देखा कि ये हुआ ही, और इसीलिए लोग डरे हुए हैं। लेकिन इस बार इसका हल खोजा है। क्या होता है, या तो निकलने नहीं देते टीएमसी के कार्यकर्ता, जिनको पता होता है कि ये हमारे वोटर नहीं, वहां से निकलने, सोसाइटीज के गेट में ताले पड़ जाते हैं, आपको बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने विशेष इंतजाम किया है, केंद्रीय सुरक्षा बल तो तैनात हैं ही, इसके अलावा सोसाइटीज में भी बनाए जाएंगे, बूथ बनाए जाएंगे ताकि आपको बाहर आना ही ना पड़े। तो पूरा इंतजाम किया है ताकि हर जगह लोग वोट डाल पाएं, आराम से वोट डाल पाएं। और जो ये हिंसा है ना, वो हमेशा से रही है, और इसको एक्सेप्ट सीपीएम थी तो वही था, उसके पहले कांग्रेस थी तो वही था, सीपीएम वही थी, उसके बाद जब टीएमसी आई तो भी वही चल रहा है। अच्छा, ये गांव में ज्यादा होता है, और उसके बाद आप देखिए जो भद्र लोग कहलाता है ना कोलकाता का, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्धिजीवियों का शहर कहलाता है कोलकाता, लेकिन उन्हें इस हिंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक हिंसा जो ग्रामीण पश्चिम बंगाल है उसमें रोजमर्रा की कहानी है, उसमें लोगों का घर जला दिया जाता है, महिलाओं के साथ रेप हुआ पिछली बार। तो चुनाव जीतने के बाद, आपने सुना है कभी चुनाव जीतने वाली पार्टी उसके बाद ये सब करे जिसकी सरकार बने? तो ये पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन भद्रलोक को इसका फर्क नहीं पड़ता, और वो कह लीजिए इसका आदी हो चुका है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जिस तरह के इंतजाम किए हैं और जिस तरह की खबर आ रही है, क्योंकि बीजेपी को क्या करना है, सिर्फ 5% वोट का ही अंतर करना है ना, 38.5 और 48.5, 5% के वोट का अंतर हुआ तो बस बीजेपी के लिए आसान हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज, जो दूसरी चीज है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ है, जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ है, शुद्धिकरण हुआ है। अच्छा, कई राज्यों में हुआ, बिहार में चुनाव के पहले हुआ, वहां पे भी कोर्ट में गए, तमिलनाडु में हुआ, उत्तर प्रदेश में हो गया, सब जगह कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन बंगाल में आप देखिए, जब से एसआईआर शुरू हुआ तब से आखिरकार क्या हुआ कि कोर्ट को, हाई कोर्ट के जो न्यायिक अधिकारी हैं उनको लगाना पड़ा काम पर। मतलब चुनाव आयोग को कर्मचारी देने से ही मना कर दिया पश्चिम बंगाल की सरकार ने, कहा हमारे पास है नहीं, या ऐसे लोगों को दिया जो प्रॉब्लम करते थे। आखिरकार क्या हुआ, ऐसा पहली बार देश में हुआ, लेकिन हुआ, तो ये शुद्धिकरण हुआ। अब एसआईआर को लेकर आपने मुर्शिदाबाद का, आपको पता ही है, जब न्यायिक अधिकारियों को घेर लिया, कितने घंटे, वो तो सीजेआई ने इंटरवीन किया तो उन लोगों को वहां से निकलने दिया गया, उनको खाना पानी घंटों नहीं मिला, लेकिन ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि ममता के लिए दिक्कत इसीलिए है क्योंकि जो वोट हैं उनमें जो पलायन कर चुके लोग हैं, जो मृत हैं और जो घुसपैठिए हैं, इनके वोट बड़ी संख्या में थे, जिनके वोट कटे हैं, इनकी वजह से ही ममता बनर्जी की जीत निश्चित होती थी। और इसीलिए ममता बनर्जी इस बार डरी हुई हैं। पिछली बार आपको याद होगा 8 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। ज्यादा चरणों में चुनाव होते हैं तो अपने कैडर का मोबिलाइजेशन करना, ये सब करना आसान होता है, इसलिए चुनाव आयोग ने 2 ही चरण में चुनाव करवाए। तो ये कई कारण हैं जो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, और ममता बनर्जी डरी हुई है। दरअसल 34 साल के वाम मोर्चे के शासन को, सीपीएम के शासन को ममता बनर्जी ने 2011 में खत्म किया था, और इसे ऐतिहासिक जीत माना जा सकता है, क्योंकि सबको लगता था कि सीपीएम के शासन को कोई नहीं हटा सकता, जिस तरह की गुंडागर्दी होती। लेकिन एक अकेली नेता ने जिस तरह से लड़ के जमीन पर
क्या क्या नहीं हुआ ममता बनर्जी के साथ, उनका सर तक फोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जीत हासिल की है, बड़ी जीत थी। लेकिन इस वक्त जो ममता बनर्जी के हालात हैं, जो उनकी सरकार है, उस पर प्रशासनिक नाकामियां तो हैं ही, भ्रष्टाचार के मामले, तोलाबाजी उनकी पार्टी के कैडर में है। ममता बनर्जी इसके लिए मना भी नहीं करती। महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ, तुष्टीकरण जिस तरह से करती हैं, और अभी संदेश खाली का मामला, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला, मुर्शिदाबाद में जिस तरह से धार्मिक हिंसा हुई थी, जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया था, ये सारी चीजें हैं जो ममता बनर्जी जानती हैं कि उनके लिए परेशानी पैदा करने वाली हैं। चौथी बार वो लगातार मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव में उतरी हैं। कॉन्फिडेंस लेकिन कम है। पिछली बार आपको याद होगा, खेला होबे खूब चला था, खेला होबे खेला होबे खेला होबे। इस बार कोई खेला होबे नहीं, कहीं नहीं कहा ममता बनर्जी ने। चौथा जो तड़का है वो है बीजेपी का पूरब का ये आखिरी किला भेदने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। पूरब के 4 राज्य हैं। झारखंड, जहां बीजेपी अपनी सरकार बना चुकी, इस बार वो सरकार में नहीं आ पाई। इस बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, जेएमएम की सरकार है कांग्रेस के समर्थन से। बिहार, जहां पहली बार, एनडीए की सरकार तो लंबे समय से, लेकिन पहली बार अपना मुख्यमंत्री बीजेपी बना पाई अभी हाल ही में। ओडिशा, जहां पर पहली बार बीजेपी की सरकार बनी अकेले अपने दम पर। इससे पहले बीजेपी की कभी सरकार बनी नहीं, गठबंधन में भी नहीं बनी, तो बीजेपी सरकार में आ गई। अब क्या बचा? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल पूरी तरह से टारगेट है। दूसरी बात, ऐतिहासिक रूप से भी पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है। पश्चिम बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो को फाउंडर्स में थे बीजेपी के, वैचारिक परंपरा के एक प्रमुख स्तंभ हैं, उनमें उनका गृह राज्य है। दीनदयाल उपाध्याय के साथ उन्होंने पार्टी की आधारशिला रखी थी, प्रमुख संस्थापकों में से एक हैं, उनका गृह राज्य है। वहां पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई है। पिछली बार बीजेपी ने 77 सीटें हासिल की थी, जबकि बीजेपी को लग रहा था कि बहुत वो शायद जीत हासिल कर पाए, लेकिन शायद बीजेपी की स्ट्रैटेजी बहुत आक्रामक थी पिछली बार। ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और उनको समझ में आया इस बार बीजेपी को कि ये नुकसान दे गया। इस बार आपने सुना होगा, जब भी प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं टीएमसी सरकार का करते हैं, ममता बनर्जी का नाम कभी नहीं लेते। ममता बनर्जी को कभी कुछ नहीं, डायरेक्ट अटैक नहीं करते। दीदी ओ दीदी, पिछली बार का आपको याद होगा, बहुत उल्टा पड़ा था। मुझे भी लगता था जब वहां पे चुनाव कवर कर रही थी कि शायद लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या फीडबैक मिला था बीजेपी को कि वो लोग इसको कंटिन्यू करते गए। इस बार और योगी आदित्यनाथ की रैलियों में जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, वो देखने लायक है। वो देखने लायक है, और उसकी वो समर्थन, जो उनका रोड शो निकलता है, जो वो बोलते हैं, उसमें लोग जिस तरह से खुद को कनेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा ना कि ये काली का है पश्चिम बंगाल, काबा का नहीं है। अब ये बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं बोल पाएगा इतना साफ साफ, केवल और केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बोल सकते हैं। अब पांचवा तड़का क्या है? पांचवा तड़का ये कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन लंबे समय बाद होता है। आप देखिए ना, आजादी के बाद लगभग 30-31 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 30 साल तक किसी ने नहीं बदला। बंगाल में जल्दी सरकार बदलते ही नहीं। उसके बाद 1977 में इमरजेंसी के बाद पहली बार सीपीएम की सरकार आई। पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य, ज्योति बसु लगातार रहे मुख्यमंत्री, फिर उनकी मृत्यु के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य बने। अब वाम मोर्चा कितने साल तक? 34 साल तक रहा। ममता बनर्जी 2011 में तृणमूल की सरकार आई, यानी 15 साल हो चुके हैं लेफ्ट की सरकार। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कैसे नहीं जाएगी। पिछली बार भी मेरा ये कैलकुलेशन था कि भाई 30% मुस्लिम वोट तो ममता बनर्जी को मिलता है, उसमें कहीं कुछ टूट होती नहीं है। 10% हिंदू वोट उनके पास जाता है, और बीजेपी के लिए वही 10% में से 5% वोट रोकना है तो वो जीत जाएगी। अब लेफ्ट की सरकार जाएगी। 2011 में किसने सोचा था? किसी को लगता था, लोगों को लगता था नहीं लेफ्ट की सरकार नहीं जाएगी, लेफ्ट रहेगी। कहां सीपीएम की सरकार नहीं जाने वाली, ममता बनर्जी कैसे जीत जाएंगी? लेकिन जीती। तो जब तक जीत नहीं होगी तब तक भरोसा नहीं होता। और छठी और सबसे बड़ी बात, अमित शाह की गारंटी। अमित शाह गृह मंत्री हैं। अभी आपने देखा होगा राज्यसभा में जो ये महिला वंदन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, इसको लेकर पूरी बहस का जवाब दिया, सब कुछ था, थे लोकसभा में। लेकिन वो 15 दिन से वहां पर डेरा डाला हुआ उन्होंने, ताकि लोगों के मन में डर ना हो, कार्यकर्ताओं के मन में डर ना हो। माताओं बहनों से उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं आपसे कि 5 मई के बाद आप लोग रात 2 बजे के बाद भी घर से बाहर निकलेंगी तो कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। घुसपैठ, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी करती हैं, टीएमसी करती है, और इसका हम
अंत करेंगे। बीजेपी की सरकार बंगाल में बनने पर घुसपैठियों को रोका जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और सीमाई इलाका जो बॉर्डर के इलाकों वहां पर बाढ़ का काम तेजी से किया जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार जमीन ही नहीं दे रही। लोग कहते हैं क्यों नहीं कर रही है, वो तो केंद्र सरकार के हाथ में। भाई जमीन तो राज्य सरकार देगी, दे ही नहीं रही है, कैसे करेंगे। और महिला मुख्यमंत्री के होते हुए अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन वाकई ऐसा है तो ये 6 का तड़का ऐसा है जो पश्चिम बंगाल में बता रहा है कि बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी उस राह में चल रही है जहां उसको जीत मिल सकती है। और इस बार अगर बीजेपी नहीं जीती पश्चिम बंगाल में तो समझ लीजिएगा अगले 15 साल आप भूल जाइए, 10-15 साल बीजेपी नहीं आने वाली। सबसे मुफीद वक्त है, सबसे सही वक्त है और बीजेपी मुझे इस बार आती हुई दिख रही है पश्चिम बंगाल में। बाकी जब नतीजे आएंगे उसके बाद बात करेंगे। अब 55 सीटें ऐसी हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने संवेदनशील कहा है और इसमें कोलकाता की भी सीटें हैं 7, जिसमें भवानीपुर जो ममता बनर्जी का गढ़ है वो भी आता है। और ममता बनर्जी पिछली बार नंदीग्राम चली गई थी लड़ने के लिए शुभेंदु अधिकारी से, लेकिन इस बार नहीं गई, अपनी सीट भवानीपुर से ही लड़ रही। यही दिखाता है कि ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस कम हो गया है। ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज, उनकी बात, पब्लिक का रिस्पॉन्स सब दिखा रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया है। और एसआईआर को लेकर अधिकारियों को भी धमकाया। उन्होंने कहा वो सरकारी कर्मचारी हैं ना कि चुनाव आयोग के, और राज्य के प्रति उन्हें निष्ठावान होना चाहिए। 2025 में धमका चुकी हैं। तो ममता बनर्जी का चलता रहता है, लेकिन चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। 4 मई को क्या होगा बंगाल का भविष्य, क्योंकि बंगाल संवेदनशील है। जो अमित शाह ने कहा था मैं उससे एग्री करती हूं, क्योंकि घुसपैठ की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, डेमोग्राफी चेंज बहुत बड़ी समस्या है। और वो ममता बनर्जी जो घुसपैठियों का विरोध करती थी, उनके विरोध में इतना नाराज हुई थी कि पेपर फेंक दिया था उन्होंने सदन में, वो ही ममता बनर्जी अब उन्हीं घुसपैठियों को पाल रही, क्योंकि उनको लगता है उनका वोट बैंक यही है। तो इस देश के नेताओं को भी समझ में आना चाहिए कि इस देश का नागरिक ही वोट करेगा, इस देश के नागरिक के वोट से ही आप चुने जाएंगे। और ये मैसेज अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो शायद सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को मिलेगा, जो देश के लिए बहुत जरूरी है। आप क्या सोचते हैं इस पर, मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।